नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 61 से 66 में डिस्कस किए गए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप कोर्ट में कैसे साबित करेंगे। सेक्शन 61 से जब आप 66 को देखते हैं तो यहां यह बात स्पष्ट होती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे उन्हें या तो प्राइमरी एविडेंस से साबित किया जाएगा या सेकेंडरी एविडेंस उनके लिए दिए जाएंगे। ये बात सेक्शन 61 कहती है। 64 एक ड्यूटी कास्ट करती है कोर्ट्स के ऊपर कि जहां एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो 65 की दी गई हैं अगर उनको छोड़ दें, अगर 65 की कंडीशंस को हटा दें तो बाकी सारी जगहों पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ करना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट के एविडेंस दिए जाएंगे वो प्राइमरी इन नेचर होने चाहिए। अब और सेक्शन 65 में वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बताई गई हैं जहां पर प्राइमरी एविडेंस के बजाय आप किसी डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो प्रश्न ये निकल के आता है कि आखिर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस किसे कहा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हमें साबित करना है। सेक्शन 61 कहता है कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रूव आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 64 कास्ट a duty upon the court that the document must be proved by primary evidence except in the cases mentioned under section 65. Under these exceptional circumstances, the parties may provide secondary evidence. Then the question arises, what we understand by the phrase of primary evidence or secondary evidence. Section 62 discuss about primary evidence and section 63 discuss about secondary evidence. सेक्शन नंबर 62 में प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस की बात कर रहा है। अब सेक्शन 62 क्या कहता है? सेक्शन 62 स्टेट्स अबाउट प्राइमरी एविडेंस व्हिच मींस नंबर 1, document itself produced for inspection of court, where the document is executed in several parts, then each part is a primary evidence of the document. But where a document is executed in counterparts being executed by any or some of the parties, then it will act as a primary evidence against those who executed, and against rest of the parties it will act as secondary evidence. अब पहला जो 62 का पहला खंड है वो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट खुद अगर पेश किया जा रहा है तो वो प्राइमरी एविडेंस है। मान लीजिए कोई गिफ्ट डीड है, कोई लीज की डीड है, मॉर्गेज डीड है, सीधे सीधे वो मॉर्गेज डीड ही पेश की जा रही है तो वहां पर ये कहा जाएगा कि ये क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। फिर या तो जो डॉक्यूमेंट है वो सेवरल पार्ट्स में बनी है तो हर पार्ट जो होगी वो ओरिजिनल की तरह मानी जाएगी, हर पार्ट प्राइमरी मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट्स में बना है, अब काउंटर पार्ट्स का एग्जांपल आप ऐसे देखिए कि मान लीजिए दो देशों के बीच में जब ट्रीटीज होती हैं, जब करार होते हैं, जब एग्रीमेंट होते हैं, जब एमओयू साइन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब साइन की जाती है तो दोनों पार्टीज को आप देखिएगा अपनी एक एक्स जो है वो अपनी फाइल वाई को दे देता है, वाई अपना वाला पोर्शन एक्स को दे देता है। तो जिस एक्स वाला पोर्शन जिस पर एक्स के सिग्नेचर है वो एक्स के लिए प्राइमरी मानी जाएगी, लेकिन वाई के लिए वो सेकेंडरी मानी जाएगी। वाई का पोर्शन जिस पर वाई के सिग्नेचर है वो वाई के लिए प्राइमरी मानी जाएगी, लेकिन एक्स के लिए वो पोर्शन सेकेंडरी माना जाएगा। इसी बात को ये क्लॉज 1 डिस्कस कर रहा है कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ वो प्राइमरी एविडेंस होगा। डॉक्यूमेंट जहां पर सेवरल पार्ट्स में बने हुए हैं वहां हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस होगा, लेकिन जहां पे डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट्स में बनाए जा रहे हैं तो जिन्होंने उस काउंटर पार्ट को एग्जीक्यूट किया है उस पार्टी या पार्टीज के लिए वो प्राइमरी होगा, रेस्ट के लिए वो सेकेंडरी माना जाएगा। नंबर 2, वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स are all made by one uniform process, as in case of printing, photography, lithography. Each is primary evidence of the content of the rest, but
if they are copies of a common original, then they will not be treated as primary evidence of the content of the original. अब सेकंड क्लॉज को समझिए, कहता है जहां एक जैसे एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है, जैसे प्रिंटिंग में होता है, जिस तरह से फोटोग्राफी में होते हैं या लिथोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, वहां पर कोई भी उसमें की कॉपी आप निकालिए, वो कंटेंट के प्रूफ करने के लिए प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। लेकिन अगर एक किताब है, इस किताब की 20 फोटोकॉपी होकर रखी हुई है, जेरॉक्स होकर रखी हुई है, तो वहां पर जो जेरॉक्स मटेरियल है वो प्राइमरी एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा। कहता है कि बट इफ दे आर कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल, तो उन्हें आप कंटेंट के प्राइमरी एविडेंस के रूप में नहीं देखेंगे। अब यहां फॉर एग्जांपल समझिए, ए पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स, all printed at one time from one original. Any one of the play card is the primary evidence of the content of the others. वो एक ही ओरिजिनल से बने, पूरी तरह से प्रिंटिंग किए गए हैं, वहां उसमें से सारे जो प्ले कार्ड्स हैं, कोई एक प्ले कार्ड भी कंटेंट के लिए प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। ये हो गया सेक्शन नंबर 62 में प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं। तो प्राइमरी एविडेंस में आप डॉक्यूमेंट खुद पेश कर दीजिए, वो प्राइमरी एविडेंस है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एग्जीक्यूट किया गया है सेवरल पार्ट्स में, तो उसमें से कोई भी पार्ट उसके कंटेंट को बताने के लिए प्राइमरी एविडेंस है। हाँ, अगर काउंटर पार्ट में होगा तो जो काउंटर पार्ट जो पार्टी साइन करेगी उसके लिए वो काउंटर पार्ट प्राइमरी होगा, रेस्ट के लिए सेकेंडरी होगा। दूसरी ओर आ जाइए क्लॉज 2 में, अगर एक प्रोसेस जैसे कि प्रिंटिंग में, लिथोग्राफी में, फोटोग्राफी से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी कंटेंट को दिखाने के लिए प्राइमरी होंगे, प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। लेकिन अगर वो एक ओरिजिनल की जेरॉक्स है, एक ओरिजिनल की केवल कॉपीज हैं, तो वहां पर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं माने जाएंगे। अब आते हैं कि आखिर सेकेंडरी एविडेंस किसे कहते हैं। इसे डिस्कस करेगा सेक्शन नंबर 63। सेक्शन 63 डिस्कस अबाउट सेकेंडरी एविडेंस। इट मींस एंड इंक्लूड्स नंबर 1 सर्टिफाइड कॉपीज। जितने भी डॉक्यूमेंट हम सर्टिफाइड कॉपीज देते हैं वो सेकेंडरी एविडेंस है। नंबर 2 कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय ए मैकेनिकल प्रोसेस व्हिच इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। अब जेरॉक्स को समझिए, आपने ओरिजिनल मार्कशीट लगाई, उसकी जेरॉक्स कॉपी आ गई, मैकेनिकल प्रोसेस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस उसकी एक्यूरेसी को सुनिश्चित करता है, उसकी एक्यूरेसी को सुनिश्चित करता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर केवल सिंपल जेरॉक्स है, आपकी मार्कशीट है, उस मार्कशीट की सिंपल जेरॉक्स है, उसको कंपेयर नहीं किया गया है, कंपेयर करके उस पर वो कॉपी कंपेयर की हुई नहीं है, ऐसी कॉपी को हम ना तो प्राइमरी एविडेंस मानेंगे ना ही सेकेंडरी एविडेंस मानेंगे। तो कौन सी कॉपीज, कौन सा जेरॉक्स यहां पे सेकेंडरी एविडेंस में आएगा? जो ऐसे मैकेनिकल प्रोसेस से हो कि उसकी एक्यूरेसी को सर्टिफाई किया जा सके, उसकी एक्यूरेसी सुनिश्चित हो, उसके साथ साथ उस कॉपी का ओरिजिनल के साथ कंपेयर होना जरूरी है। नंबर 3 कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। नंबर 4 काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट दोज हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड इट। 62 में आपने काउंटर पार्ट को देखा, काउंटर पार्ट जो सिग्नेचर कर रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके लिए प्राइमरी है, रेस्ट के लिए सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। नंबर 5 oral accounts of the content of the document, oral account of the content of document given by some persons who himself have seen it। जिन्होंने डॉक्यूमेंट को बनते हुए देखा है, अगर वो ओरल अकाउंट दे रहे हैं कंटेंट के बारे में, वो भी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में माने जाएंगे। तो सेक्शन 63 5 कैटेगरीज बताती है सेकेंडरी एविडेंस की। अब आते हैं सेक्शन नंबर 65 पर। सेक्शन 65 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए कि सेक्शन 64 कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी इंपोज करता है कि कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि सेक्शन 65 की अगर सर्कमस्टांसेस नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनेगी कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को वो हमेशा प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ करने के लिए चले, प्रूफ की डिमांड करें। तो सेक्शन 65 में बात उठेगी
कि कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। और हमेशा अपने मेंस के आंसर लिखते समय एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 65 क्लॉज 1 को जब आप डिस्कस करेंगे तब वहीं पर आपको सेक्शन नंबर 66 को डिस्कस करना होगा। सेक्शन 66 को क्लब करना पड़ेगा सेक्शन 65 क्लॉज 1 के साथ। देखते हैं सेक्शन नंबर 65। सेक्शन 65 कहता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तीन चीजों के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस को लेकर हो सकता है, उसके कंडीशन को लेकर के हो सकता है और कंटेंट को लेकर के हो सकता है। नंबर 1, व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन पोजेशन और पावर of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of, not subject of the process of the court, or of any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned in section 66 such person does not produce it। अब सबसे पहले सेक्शन 65 के क्लॉज 1 को देखिए। क्लॉज 1 कहता है कि अगर मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसे व्यक्ति के पावर में है, ऐसे व्यक्ति के पोजीशन में है जिस व्यक्ति के खिलाफ उसे साबित करना है। अब जिसके कंटेंट को आपको मेरे ही खिलाफ साबित करना है और वो डॉक्यूमेंट मेरे ही पोजीशन में होगा तो निश्चित है कि मैं डॉक्यूमेंट तो दिखाने वाला नहीं हूं। अब वहां पर क्या होगा, वहां पे आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो पहली चीज कि जहां पर वो डॉक्यूमेंट ऐसे व्यक्ति के पावर या पोजीशन में है जिस व्यक्ति के खिलाफ उसे साबित करना है, प्रूफ करना है, या ऐसे व्यक्ति के पोजीशन में है जो कोर्ट के प्रोसेस के बाहर है, जिसमें कोर्ट का प्रोसेस नहीं लग रहा, या कह लीजिए ऐसे व्यक्ति के पास है जो उसे पेश करने के लिए लीगली बाउंड है और उसे सेक्शन 66 में नोटिस दे दी गई है, पेश करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी वो उसको पेश नहीं कर रहा है। अब यहां पर सेक्शन 66 को पहले देखिए कि आखिर सेक्शन 66 क्या कह रहा है कि किस तरह से नोटिस दी जाएगी। सेक्शन 66, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट referred in section 65 clause 1 shall not be given unless any party proposing to give secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is such notice to produce as is prescribed by law, and if no notice is prescribed by law then such court provides such notice as the court consider reasonable under the circumstances of the case। सेक्शन 66 कहता है कि सेक्शन 65(1) में आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए कैपेसिटी आपकी तभी होगी जब आप सेक्शन 66 में उस पर्सन को नोटिस दे चुके हो। कैसी नोटिस? या तो जो लॉ में रिक्वायर्ड की गई है, लॉ ने बता रखी है वैसी नोटिस, या उस कोर्ट ने रीजनेबल तरीके से नोटिस दे दी हो पार्टी को कि कौन सा डॉक्यूमेंट पेश करना है, कब पेश करना है, किस कंटेंट की जरूरत है, इस बारे में नोटिस आप दे चुके हो। इसके बाद भी अगर वो पार्टी पेश नहीं करती तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 66 में ही कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बताई गई हैं जहां आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन से हैं वो? Where the document to be proved is itself a notice, जहां जो डॉक्यूमेंट आपको साबित करना है वो खुद एक नोटिस है। नंबर 2, when from the nature of the case the opposition must know that he will require to produce it, जहां अपोजिट पार्टी ये जानती है कि उसे पेश करना होगा। किसी घर के ओनरशिप को लेकर के झगड़ा है, अब जिसके पास उस ओनरशिप के पेपर हैं वो डिफेंडेंट है या वो अपोनेंट है, उन्हें ये पता है, उस नेचर से ही, केस के नेचर से क्लियर है कि ये डॉक्यूमेंट पेश करना ही होगा। नंबर 3, when it appears or prove that adverse party has obtained possession of the original either by fraud or by force, जहां दूसरी पार्टी ने
फ्रॉड या फोर्स के जरिए पोजीशन हासिल किया है, वहां नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैव ओरिजिनल इन द कोर्ट, जहां ओरिजिनल कोर्ट में ही जमा है। नंबर 5, व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज एडमिटेड द लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहां दूसरी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि डॉक्यूमेंट खो चुका है, वहां नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 6, when the person in possession of the document is out of reach or not subject to the process of court, जो कोर्ट के प्रोसेस के बाहर है, तब वहां पर भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 65 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट किसी ऐसे व्यक्ति के पोजीशन में है जो जिसके खिलाफ आपको वो साबित करना है, या किसी ऐसे व्यक्ति के पोजीशन में है जो कोर्ट के प्रोसेस के बाहर है, या ऐसे व्यक्ति के पोजीशन में है जो उसे पेश करने के लिए लीगली बाउंड है, आपने सेक्शन 66 में नोटिस दे दी है, नोटिस देने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? यहां पर सेक्शन 65 में ही लिखा हुआ है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। तो पहले में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं कंटेंट को प्रूफ करने के लिए। अब आते हैं सेक्शन 65 क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज बी ये कहता है कि व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ ओरिजिनल हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom it is proved or by his representative in interest। अब देखिए, अब सेकेंडरी एविडेंस आप उस सर्कमस्टांसेस में भी दे सकते हैं जहां जिस डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस को, कंडीशन को या कंटेंट को किसी व्यक्ति के खिलाफ साबित करना है, प्रूफ करना है, और जिसके खिलाफ साबित करना है उस व्यक्ति ने या उसके इंटरेस्ट रखने वाले रिप्रेजेंटेटिव ने उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, उसके एग्जिस्टेंस को, उसकी कंडीशन को राइटिंग तरीके से इन राइटिंग में एडमिट कर रखा है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ऐसा इस कंडीशन में है, इसमें ये चीजें लिखी गई हैं, ये उस दिन एग्जीक्यूट की गई है, तब आप वहां पर भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। कैसे सेकेंडरी एविडेंस देंगे? वो जो एडमिशन किया गया है उसे आप पेश कर सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस के रूप में। वहां पर फिर आपको वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ या उसका प्राइमरी एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एडमिशन करता है तो एडमिशन का मतलब ही है कि जब आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में किसी चीज को स्वीकार करते हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एडमिशन। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस को सेक्शन 65 क्लॉज बी अलाउ कर रही है। अब आते हैं क्लॉज सी पर। When the original has been destroyed or lost, or when the party offering existence of its contents cannot for any other reason arising from his own default or neglect produce it in reasonable time। नंबर सी कहता है जहां पर ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है, जहां पे ओरिजिनल लॉस्ट हो चुका है, या वो पार्टी जो कि एविडेंस देना चाहती है कंटेंट का, उसके निग्लिजेंस के कारण नहीं, उसकी गलती के कारण ऐसा नहीं है, वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं रीजनेबल टाइम में। अब वहां पर क्या होगा? उस कंटेंट का वो सेकेंडरी एविडेंस दिला सकते हैं, दे सकते हैं कोर्ट में, सेकेंडरी एविडेंस के जरिए उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4, व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच ए नेचर as not to be easily movable, जहां डॉक्यूमेंट इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है कि उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते। अब वहां पर क्या करेंगे? वहां पर भी उसके कंटेंट का हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नंबर ई, व्हेन द ओरिजिनल इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, जहां पर जो ओरिजिनल है वो लोक दस्तावेज है, सेक्शन 74 में। अब वहां पर क्या करेंगे? जहां पर लोक दस्तावेज है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वहां आप उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज पेश कर दीजिए। सर्टिफाइड कॉपी के जरिए भी आप उसके एग्जिस्टेंस को, उसके कंडीशन को, कंटेंट का आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नंबर जो एफ है, व्हेन द ओरिजिनल इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ विच ए सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय द एक्ट or by any other law in force in India to be given in evidence।
मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस को, कंटेंट को या उसकी कंडीशन को आप बता रहे हैं, बताना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपीज देने का या तो एविडेंस एक्ट ही उसको प्रेस्क्राइब करता है या दूसरे लॉ में भी ये लिखा है कि आप सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं, तो वहां पर आप सर्टिफाइड कॉपी के जरिए भी एग्जिस्टेंस को, कंटेंट को और कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, when the original consists of numerous accounts of other documents which cannot conveniently be examined in court and the fact to be proved is the general result of the whole collection। मतलब जहां पर जो ओरिजिनल है उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का अकाउंट्स है जिसे एक साथ आप कन्वीनियंट तरीके से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ला सकते, और जिस फैक्ट को साबित करना है उस फैक्ट को साबित करने के लिए उस पूरे डॉक्यूमेंट का एक जनरल रिजल्ट आना जरूरी है। तो वहां कैसे सेकेंडरी एविडेंस देंगे? सेक्शन 65 कहता है इन सच सर्कमस्टांसेस बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम and who is skilled in the examination of such document may provide evidence। ऐसे सर्कमस्टांस में जहां ऐसे न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल रिजल्ट के रूप में चीजें रखनी है, वहां वो व्यक्ति जो एग्जामिन करने में उस डॉक्यूमेंट के स्किलफुल है और उसने एग्जामिन किया है, उसके एविडेंस के जरिए भी आप उन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को, एग्जिस्टेंस को, उसके कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं। तो सेक्शन 61 से सेक्शन 66 में इस बात को क्लियर किया गया कि आखिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जहां आप किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे। जनरल रूल कहता है 61 में कि आप इसे या तो प्राइमरी एविडेंस से साबित करेंगे या सेकेंडरी एविडेंस से साबित करेंगे। सेक्शन 62 डिस्कस करेगा प्राइमरी एविडेंस को। सेक्शन 63 में डिस्कस आएगी बात सेकेंडरी एविडेंस की कि कौन किसे किसे हम सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। 64 कोर्ट के ऊपर ड्यूटी कास्ट करेगा कि अगर 65 की एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है तो कंटेंट को साबित करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट की कंडीशन के लिए प्राइमरी एविडेंस लिया जाना चाहिए या कोर्ट प्राइमरी एविडेंस लेगी। सेक्शन 65 में 7 ऐसी सर्कमस्टांसेस बताई गई हैं जहां पर सेकेंडरी एविडेंस लिया जा सकेगा, और सेक्शन 65 क्लॉज ए को डिस्कस करते समय आपको सेक्शन नंबर 66 में नोटिस के प्रोविजन को भी डिस्कस करना होगा। इतनी बातें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को समझने में आपको मदद होगी। एविडेंस लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर पब्लिक डॉक्यूमेंट को लेकर होगा, जिसे सेक्शन नंबर 74 से 78 में डिस्कस किया गया है। पब्लिक डॉक्यूमेंट पर अपनी बात लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।